दोस्तों ये अनुराग पाठक की बुक 12th फेल का पार्ट 4 है, जिसके 3 पार्ट्स मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वो 3 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी चेक कीजिए, अभी जाके देख लीजिए। अब आगे कहानी में क्या हुआ, रविकांत मनोज को अपने साथ अपने कमरे पर ले आया। फिर इससे पूछता है, क्या? अरे भाई मनोज, ये क्या पागलपन है? तू 3 दिन से सड़कों पे बाहर भटक रहा है, एक बार बताता तो सही। मनोज इमोशनल होकर बोला, भाई ये तो लाइफ के एक्सपीरियंस है, मुझे मजबूत बना रहे हैं। कितने ही लोग सड़कों पर बिना छत और बिना खाने के रहते हैं, 3 दिन मैं रह लिया तो ऐसा क्या बड़ा हो गया? तो मैंने तो कहा था हम लोग कार्ल मार्क्स के गरीब हैं। मैं तो सीख रहा हूँ, ये मेरे सीखने का टाइम है। अब रविकांत ने सबसे पहले मनोज के लिए एक कमरे का इंतजाम करवाया। कोई टीचर थे तिवारी जी, इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर की कोचिंग करवाते थे, तो उनको एक रूम पार्टनर की ज़रूरत थी। रूम का किराया था 500 रुपये। तो इसने बोला, रविकांत ने, आधे तुम दे देना, आधे वो दे देंगे और तुमको फ्री में इंग्लिश भी पढ़ा देंगे। मनोज ने केशव और त्रिलोकी का कमरा खाली किया और तिवारी सर के साथ कमरे में शिफ्ट हो गया, रहने लगा। तिवारी सर एक छोटी हाइट के 30 साल के टीचर थे, जिनको काले रंग का मोटा सा चश्मा लगा हुआ था, पेट बाहर आ रहा था। आप सोच लो किस टाइप की पर्सनैलिटी होगी। वो अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। मनोज ने उनको अपना गुरु मानते हुए उनके पैर छुए। एक उम्मीद थी इस लड़के को कि इन सर के साथ रहते रहते कम से कम इसकी इंग्लिश तो सुधर जाएगी। और तिवारी सर को भी मनोज के रूप में एक वर्कर मिल गया था। सुबह 7 बजे गुरुजी के लिए दूध गर्म करता, सुबह शाम का खाना बनाता और दूसरे काम करता। और शाम को ये गुरुजी से बोलता, सर मुझे मैकबेथ पढ़ा दीजिए। तो गुरुजी बोले, पढ़ाएंगे लेकिन आज नहीं, आज बहुत थक गए हैं। तुम एक काम करो, मेरे तलवे दर्द कर रहे हैं, उसको दबा दो। अब गुरु की सेवा में मनोज को मज़ा आता था, कोई तकलीफ नहीं थी। तो उसने क्या किया, उनको इम्प्रेस करने के लिए गर्म पानी में रगड़ रगड़ के मसाज करने लगा उनके तलवों की। तो तिवारी जी खुश होकर बोलते हैं कि मनोज, मेरी कोचिंग में नया बैच आया है, तो कल से तुम्हारी उम्र के लड़के लड़कियां कल से शाम को आ जाना मेरी कोचिंग में। अब गुरुजी फ्री में कोचिंग तो दे रहे थे, लेकिन बदले में मनोज को गुरुजी के कपड़े और अंडर गारमेंट्स वगैरह भी धोने थे। और शाम को ये कोचिंग जाता था इंग्लिश स्पीकिंग की। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट की क्लास होती थी, बाकी के टाइम बकवास होती थी लड़के और लड़कियों के बीच में। गुरुजी भी उनमें बकवास करते थे, क्योंकि यहाँ किसी को सीखने सिखाने की कोई जल्दी नहीं थी। ये लोग रेस को रेस नहीं, जॉगिंग की तरह दौड़ते थे। 10 बच्चों की क्लास में 4 तो लड़कियाँ थी, 6 लड़के थे। मनोज को 1 महीना हो गया इस कोचिंग में, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया था। ग्रामर तो सीखने को ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ये कोचिंग कम लड़के लड़कियों के लिए पार्क ज़्यादा था, और यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के कॉलेजेस अलग अलग थे। तो गुरुजी ने, तिवारी जी ने एक कोचिंग सेंटर खोलकर एक महान काम किया था, लड़के लड़कियों को मिलवाने का। इस पार्क, मेरा मतलब कोचिंग में, सारा इन्वेस्टमेंट था गुरुजी का, और रोमियोगिरी करने का सबसे पहला हक भी था तिवारी सर का ही, गुरुजी का ही। तो एक दिन एक लड़की बोलती है, सर आज मोना का बर्थडे है। ये मोना एक नई लड़की थी, तिवारी सर को बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन वो सर को घास भी नहीं डालती थी। लेकिन ये थे पुराने खिलाड़ी गुरुजी। वो बोले, आज मोना का बर्थडे है और तुम चुपचाप बैठे हो, हाथ पे हाथ रख के। जाओ, जलेबी और कचौड़ी मंगवाई उन्होंने सिर्फ मोना के बर्थडे के लिए स्पेशली। इन दिनों मोना ने मनोज को देखना शुरू कर दिया था। उसका सीधापन मोना को बहुत पसंद आने लगा था, मोना को बहुत अच्छा लगने लगा था। वो उससे बात करने के बहाने ढूंढती थी, कभी कॉपी मांगती थी, कभी पेन मांगती थी। गुरुजी सब नोटिस कर रहे थे। वो देख रहे थे इन्वेस्टमेंट मेरा और मनोज के खाते में इतना प्रॉफिट कैसे। दोनों कोचिंग के बाद साथ साथ जाते थे। एक दिन क्लास में कोई बोलता है, कल मनोज का बर्थडे है तो पार्टी देगा ये। मनोज बोला, पैसे नहीं है मेरे पास, वैसे ही बहुत मुश्किल से सिटी में रह रहा हूँ। उसको कोई शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए। अगले दिन मोना उसके लिए समोसे ले आई, सिर्फ उसके लिए। ये बात तिवारी सर को अच्छी नहीं लगी। क्लास के बाद जब मोना की तरफ से इस मनोज को ग्रीटिंग कार्ड मिला, लाल रंग का दिल बना हुआ था, वो घर पर लेके आ गया। अब रात को जब तिवारी सर घर पर आए तो आकर मनोज को सुनाने लगे। उन्होंने गुस्से गुस्से में मनोज के हीटर और मटके को लात मार दी, जो कि टूट गए, और ग्रीटिंग कार्ड जो मिला था मोना की तरफ से उसको फाड़ दिया और कमरा खाली करने को बोल दिया। उसने चुपचाप भारी मन से, लाल आंखों से अपना सामान समेटा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। तिवारी सर ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया। अब इसके बाद ये बेचारा कहाँ रहे, तो कुछ दिनों के लिए गाँव चला गया। गांव में पंडित कालीचरण अपने कर्जे के लिए पागल हुए जा रहे थे। इसका टेम्पो सड़ रहा था, थाने के बाहर पड़ा अभी भी। वापस ग्वालियर जाना था, नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी। वापस लौटा तो एक बस्ती में जाकर ये रहने लगा। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे इसके। तो
ऊपर क्या है, छत पे पढ़ता रहता था। आसपास की औरतें अपने बच्चों को कहती थी देखो उससे कुछ सीखो। अब कोचिंग जब से खाली हुई थी सर की, तिवारी सर की, तब से मोना से इसकी मुलाकात दोबारा कभी नहीं हुई। लेकिन रात को ये उस बस्ती में छत पर पढ़ता रहता। कभी कभी तो सुबह 4 भी बज जाते थे इसको पढ़ते पढ़ते। इसके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो गए, 55% बनी थी इसकी। फिर सेकंड ईयर भी ऐसे ही चला गया। लेकिन उस वक्त दिसंबर का महीना था, तो रविकांत इसको बोलता है चल अभी तक तू बहुत पढ़ लिया, आज तुझे एक जगह घुमाने लेके चलता हूँ। तो इससे वो लेके गया विवेकानंद केंद्र में। यहाँ पे क्या है, तुझे बहुत सारे सोशल वर्कर्स मिलेंगे। मनोज गया केंद्र में। ग्वालियर की एक पहाड़ी पर वो केंद्र बना हुआ था। वहाँ जाकर उसने वहाँ का माहौल देखा। वहाँ बातें होती थी टेररिज्म पर, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स पर ग्रुप डिस्कशंस होते थे। तो मनोज को बड़ा मज़ा आने लगा। वहाँ वो सीखने लगा। वहाँ खुद भी वो स्पीच देता, सवाल पूछता, बड़े बड़े लोगों की बातें सुनता, खुद सोचता उन बातों पर। उस वक्त अपनी डायरी में मनोज ने लिखा कि इतना मज़ा ज़िंदगी में कभी नहीं आया जितना विवेकानंद केंद्र में आया। स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मेरा मन करता है इस देश को खुद को समर्पित कर दूं। देश सेवा ही अब मेरा काम है। इस पर एक जादू सा हो गया था। यहाँ आकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। यहाँ इसको इज्जत मिली, सर्टिफिकेट मिला, और अपनी पढ़ाई की चीज़ों को साइड करके ये बस विवेकानंद की ज़िंदगी को पढ़ने लगा। इतना जादू चढ़ गया था इसके चेहरे पर कि सेकंड ईयर के इसके एग्ज़ाम्स आ रहे थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर ये केंद्र को ज्वाइन करना चाहता था कि अब इस देश के नाम करनी है अपनी ज़िंदगी। लेकिन फिर भी उसने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे दिए और फाइनल ईयर में आ गया। फिर अब पढ़ते पढ़ते उसके अंदर एक आग जलने लगी कि विवेकानंद केंद्र का वर्कर बनना है। बस ज़िंदगी में यही एक लक्ष्य है, खुद को बस इस देश के नाम करना है। उन दिनों ये गांव गया अपने माँ बाप के पास में। उस वक्त इसके माँ बाप घर पे नहीं थे, तो ये राकेश के पास गया। राकेश से बात की कि यार अब पीएससी करने को मन ना कर रहा है, विवेकानंद केंद्र ज्वाइन करूँगा। तो राकेश ने पूछा मतलब तू अब पीएससी करने को इरादा बदल दियो? तो बोला मुझे इस देश की सेवा करनी है दोस्त। तो तेरे परिवार का क्या होगा पीछे से? बोला ये देश ही मेरा परिवार है मेरे लिए अब। तो राकेश बोला तेरे बाप को तो तू जानता ही है, तू भी घर से भागी गई हो, तो रजनी से ब्याह कौन करेगा, घर कौन संभालेगा? मनोज बोला इस देश की हर लड़की मेरी बहन है। फिर राकेश बोला राष्ट्र सेवा करनी है तो कछु बन के कर, दुष्यंत सिंह नहीं करता क्या राष्ट्र सेवा? दोस्त सच्चाई ये है कि जाके पास ताकत है वही कछु कर सकत है। पीएससी छोड़ेगा का पढ़वे की दम ना बची का, बहाने बना रहा है तू, मैं सब मालूम है। कड़वा बोलता था उसका दोस्त, लेकिन सच बोलता था। राकेश बोला अगर वाकई देश की सेवा करनी है ना, उसका कहने का मतलब ये था वाकई देश की सेवा करनी है, पीएससी क्लियर कर और एक अधिकारी बन, फिर कर। ऐसे केंद्रों में तुझे सिर्फ ज़िंदगी से भागने वाले लोग ही मिलेंगे जो सिर्फ ज्ञान देते हैं। सारे भ्रम तोड़ दिए मनोज के राकेश ने। एक दूसरी सच्चाई दिखाई इस दुनिया की। मनोज को भी सब कुछ समझ में आ गया कि पहला उसका सपना है पीएससी क्लियर करना। अगर वो करके साबित कर देता है, बाद में जो मना है वो करे। अपना छूटा हुआ रास्ता इसने पकड़ लिया। अब दोस्तों एक बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई कि मनोज के फादर जो हैं इतनी तकलीफ़ों में इसलिए रहते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ईमानदार है। ये बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और इन्होंने गुस्से की वजह से अपनी नौकरी गंवा दी, सस्पेंड हो गए। मनोज मैंने आपको बताया इस वक्त ईमानदारी से बड़ा प्रभावित है, तो इसको अपने फादर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगने लगी थी। ये प्राउड फील करने लगा था अपने फादर से। फिर ये आ गया फाइनल ईयर में, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स भी हो गए। अब पता नहीं था कि पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए क्या पढ़े, गाइडेंस कुछ था नहीं। इसके आसपास कोई सीरियसली इसकी तैयारी कर नहीं रहा था। फिर इसके बाद ये वापस चला गया। वापस जाकर इसको कुछ सीनियर्स मिले जो पीली कोठी में रहते थे, तैयारी करते थे, पीएससी की तैयारी कर रहे थे। दीप सिंह नाम था। ये जिस बंदे के पास गए थे दीप सिंह नाम था। टाइम टेबल बनाकर वो बंदा पढ़ता था, फिक्स था, सोने का फिक्स, खाने का फिक्स और पढ़ने का भी फिक्स। दीवारों पर उसके मैप चिपके हुए थे, संविधान चिपका हुआ था, पूरा पढ़ने का माहौल था। मनोज की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना पहले पढ़ते हुए किसी को देखा नहीं। उसने केमिस्ट्री और हिस्ट्री ले रखी थी पीएससी में। मनोज के पास भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट था। मनोज ने सीधे सीधे उससे पूछ लिया कितना पढ़ना पड़ेगा ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? तो दीप बोला 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। खाना पीना सोना दोस्ती यारी फिल्में तमाशे सब भूल जाओ, बस पढ़ते रहो। तुमको पता है पीछे मेरा घर है, लेकिन मैं अपने घर में नहीं रहता, यहाँ पर किराए पे कमरा लेके रह रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे पढ़ने का माहौल मिलता है, दीप सिंह बोला। कड़ी तपस्या कर रहा था वो।
ये जो सारी बुक्स दिख रही है तुमको, जितनी भी लाल पीले हरे कलर में, ये सारी 20-20 बार पढ़ चुका हूँ मैं। मनोज घबरा गया। पूछा कितने साल में हो जाएगी क्लियर? बोला मेहनत करोगे तो 1 साल में हो जाएगी, नहीं तो लगे रहो। लगे रहते हैं लोग यहाँ पर। इतनी बात करने के बाद उसके पढ़ने का टाइम हो गया, वो पढ़ने लग गया। तो ये लोगों ने कहा कि चलो चलते हैं। जाते जाते बाय बोलने तक का टाइम नहीं था उसके पास में। बाहर आकर के ये बोलते हैं दीप भाई साहब तो बहुत पढ़ते हैं। मनोज का भी मन कर रहा था वो भी पीली कोठी में आकर पढ़े, लेकिन उसके सर में एक ही बात चल रही थी, यहाँ पर लोग पढ़ाई के लिए एकदम पागल हैं और मैं हूँ 12th फेल, तो क्या मेरी इज्जत रह जाएगी इन लोगों के बीच में। 55% से बीए पूरी हो गई उसकी। अब करनी थी उसको पीएससी। उसने फॉर्म भर दिया और सेंटर आ गया इसका। पहले सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ट्राई कर रहा था। प्री के एग्ज़ाम दिए। उसी वक्त वहाँ पर उसे मिलता है एक बंदा, विक्रमादित्य पांडे। नाम याद रखना दोस्तों, क्योंकि इसका बड़ा रोल है आगे। ये इसके पास आकर बैठ गया और पूछता कैसा गया पेपर। जवाब उसने सुना ही नहीं इसके मुंह से और चिल्ला के बोलता है गुप्ता इत्ते आओ, इत्ते आओ, इत्ते आओ, तुम कैसे हो गया पेपर। वो गुप्ता था बुंदेलखंड का और सबको ज्ञान दे रहा था, अपना ही पेपर चेक नहीं किया था। बहुत बढ़िया गए हो धांसू, ये समझो फाड़ गए हो। मनोज से हाथ मिलाकर बोलता है मैं मोहन गुप्ता, पिछली बार प्री क्लियर हो गई थी मेरी, बस मेंस में कुछ नंबरों से रह गया, नहीं तो आज डेप्यूटी कलेक्टर होता कहीं पे। तो पांडे ने बोला ये बहुत बड़ बोला है। उसने सारे भ्रम तोड़ दिए, उसके सारे क्वेश्चन गलत कर करके उसने सारे भ्रम तोड़ दिए। उसके जाने के बाद पांडे मनोज को बोलता है ये खाली बर्तन है, बहुत बचता है। कि पांडे बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी था। मनोज को इसकी बातों में मज़ा आने लगा था। मनोज ने इस पांडे को अपने कमरे का एड्रेस दे दिया, एक गाइड समझ कर कि ये मुझे गाइड कर देगा आगे के लिए। अब एड्रेस मिलने के बाद पांडे रोज़ मनोज के घर पे कमरे पर आता रहता था दूसरे तीसरे दिन। अब मनोज को अपने घर से जो पैसे आ रहे थे वो भी बंद हो गए, क्योंकि इसके फादर सस्पेंड थे और पीली कोठी में तो छोड़ो, ग्वालियर में रहना भी मुश्किल हो गया था। मनोज ने इस वक्त सोचा कि वो ट्यूशन पढ़ाएगा, लेकिन रहेगा यहीं पर ग्वालियर के अंदर, हो सके तो पीली कोठी में ही पढ़ेगा। उसने अपने फादर की सारी बात पांडे को बताई। तो पांडे सारी बात सुनने के बाद बोलता है कि भाई तेरे फादर की ईमानदारी की कीमत तुझे चुकानी पड़ रही है। वो अपने घमंड के अंदर तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया की परवाह लेकिन अपने घर वालों की नहीं है। तो मनोज बोला है पांडे संभाल के, खरा सोना है मेरे पिताजी। अब ट्यूशन पढ़ाए किसको ये मनोज। इंग्लिश इसको आती नहीं थी, मैथ साइंस इसको आती नहीं थी। इसको बड़ा अफसोस हुआ कि कितना बेकार है ये। मैथ साइंस और इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसको ऐसा लगा, इसको बुखार आ गया। ये बुखार में तप रहा था, क्योंकि अब रहने के लिए पैसे कहाँ से आए ग्वालियर के अंदर। शाम को ये सूनी आंखों से आसमान को ताक रहा था। बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था इसको। इसकी डायरी में ये सारे इमोशंस लिखता था। पांडे इसके पास आया छत पर, पास में इसकी डायरी पड़ी थी, उसने उठा ली और पूरी पढ़ ली। पढ़ने के बाद में उसने डायरी रखी और कहा खिचड़ी बनाकर खा लेना, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और चला गया। उसके जाने के बाद मनोज को पता है क्या लगा, ये शहर के लड़कों में कोई इमोशंस नहीं होते। इससे अच्छा तो मेरा गांव का दोस्त राकेश है, कम से कम मेरी समझता तो है। उसका बुखार बढ़ गया था, वो डॉक्टर के पास गया। जाकर बोलता है, सीधे सीधे बोल देता है सर मेरे पास आपको देने के लिए फ़ीस नहीं है, लेकिन जब भी होगी मैं दे दूँगा। डॉक्टर सावित्री भोजनालय का ऑनर नहीं था, उसने तो उसको भगा दिया, नहीं है पैसे निकल यहाँ से। लेकिन इसके बाद इसने क्या किया, विदाउट टिकट ही ट्रेन में बैठ गया, गांव चला गया। वहाँ जाकर इसकी तबीयत सुधर गई। माँ ने इसको बोला बेटा वापस ग्वालियर जा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा तेरा। जाते जाते एक बार राकेश से मिला और सारी बात बताई कि पैसे नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए। तो बोला कुछ भी हो जाए पढ़ाई मत छोड़ना, हमेशा ऐसे ही दिन ना रहेंगे, कभी तो बदलेंगे। ये बात सुनकर उसका दिल डूब गया। एक ये है और एक मेरे शहर के दोस्त हैं। उसने रोते रोते राकेश को गले लगा लिया और ग्वालियर वापस आ गया। फिर नौकरी ढूंढने लगा कि वापस घर नहीं जाऊंगा, नौकरी तो करके रहूँगा, यहीं रहूँगा ग्वालियर के अंदर। लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब पैसे कैसे कमाए, शहर के अंदर रहना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे। फिर पांडे इसके पास आता है, फिर से बोला चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ ली है। अब वो पहुंचा त्यागी नाम के एक बंदे के पास में। पांडे उसको लेके पहुंचा त्यागी नाम के एक बंदे के पास में। ये त्यागी थे विवेकानंद केंद्र के त्यागी जी। उनको देखते ही पहचान लिया। त्यागी जी ने मनोज को देखते ही पहचान लिया, अरे ये बच्चा तो बहुत तेजस्वी है। पांडे बोला तेजस्वी है, इसके लिए तो नौकरी चाहिए इनको। इनके फादर भी इनसे ज़्यादा तेजस्वी हैं। ये तेजस्वियों के ख़ानदान से है, दुनिया बदलने का ग्रेट काम कर रहे हैं ये लोग, इसलिए बेटे को नौकरी करनी पड़ रही है।
ये एक ताना था। त्यागी जी हंस पड़े, बोले मनोज तुमको नौकरी तो मिल जाएगी बेटा, लाइब्रेरी संभालनी पड़ेगी। सुबह शाम 2-2 घंटे 300 रुपये मिलेंगे, तुम चाहो तो लाइब्रेरी में रह लो। अब मनोज को यही चाहिए था, कम से कम इस शहर में रुकने के लिए कुछ तो मिल गया। फिर त्यागी जी बोले बीए का रिजल्ट कैसा रहा तुम्हारा? मनोज बोला 62% बनी थी सर। वो भूल गया था पांडे को इसने 55 बताई थी। पर ये बात सुनते ही पांडे बोला मनोज भाई साहब इधर देखना, 1 मिनट त्यागी जी, मुझे जहाँ तक याद है आपने मुझे 55 बताई थी। अब मनोज के पास बोलने को कुछ नहीं था, तो उसने क्या है बात पलट दी, सब्जेक्ट चेंज कर दिया। बोला सर आप विवेकानंद पे जो भाषण दे रहे थे ना, स्पीच सुनी थी मैंने, बहुत अच्छी लगी। पांडे बोला स्वामी जी को छोड़ो, आप ये बताओ बीए में कितनी बनी थी? मनोज कुछ नहीं बोला, मनोज चुप था। त्यागी जी सब समझ गए ये झूठ बोल रहा था। त्यागी जी बोले कोई बात नहीं, होता है। फिर इसके बाद घर लौटते लौटते मनोज बोला पांडे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बड़ा बेइज्जत किया यार तुमने। पांडे बोला ज़रूरी था, ये तुझे बेइज्जत करना ज़रूरी था, तुझे समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा, तू परसेंटेज पर इतना डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अब मनोज आ गया दौलतगंज की लाइब्रेरी में, सारा सामान उठाया और लाइब्रेरी में आ गया, जहाँ चारों तरफ किताबें ही किताबें। 2 घंटे इसको सुबह संभालनी थी लाइब्रेरी, 2 घंटे शाम को संभालनी थी। लोग आते थे, बुक्स पढ़ते थे, और बाकी टाइम ये अकेला रहता था। वहाँ पर बुक्स पड़ी रहती थी अब्राहम लिंकन की, एडिसन की, तो उनको पढ़ता रहता था। इसको बहुत अच्छी लगी थी अब्राहम लिंकन की शुरुआती ज़िंदगी, जो गरीबी में उन्होंने अपने ज़िंदगी के शुरुआती साल निकाले। लिंकन को अपना हीरो मानने लगा ये। रहने खाने पढ़ने को मिल गया था तो पढ़ता रहता था खूब, और क्या चाहिए था। लेकिन बस एक साथ चाहिए था, अकेला लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था। एक स्टेज था लाइब्रेरी में, एक स्टेज बना हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे कवि आते थे, पोइट्स वगैरह अपनी पोइट्री सुनाते थे। इसका भी मन करता था, ये क्या है सारा सामान वहाँ का जमाता था, दरी बेंचें, लेकिन इसका भी मन करता था उनको सुनते सुनते कि ये भी अपनी कोई कविता सुनाए। लेकिन इसको कभी मौका ही नहीं मिला। उन पोइट्स के जाने के बाद ये क्या करता था, अकेले अपने आप में माइक उठा करके बोलता था। एक दिन सारे पोइट्स चले गए, एक पोइट इसके साथ लाइब्रेरी में रात को रुक गया, और रुक गया तो उसकी सुबह बस थी। सुबह नहा धोकर इसके पास आया, बोला मनोज तेल और कंघा देना। तो बोला तेल नहीं है सर। कंघा मांगा, कंघा भी नहीं है। शीशा है? बोला नहीं। बोला सर मेरे पास तेल कंघा शीशा ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 साल से मैंने खुद को शीशे में भी नहीं देखा है। तो पोइट बोला इस ज़माने में जहाँ पर बच्चे तुम्हारी एज के अंदर अलग अलग टाइप का फैशन करते हैं, तुम इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? अब उसको कुछ समझ में नहीं आया पोइट को। जाता जाता वो बस बोल कर गया, टेम्पो तक छोड़ने आया था मनोज उसको। बोला इस तपस्या का फल तुझे ज़रूर मिलेगा बेटा। जाते जाते उसकी आंखें गीली थी, उसकी आंखों में शायद आंसू थे। जब 4 महीने इस लाइब्रेरी में रहते रहते हो गए तो अब इसके दोस्तों का भी आना बंद हो गया। इसके दोस्त इससे मिलने आए नहीं, यहाँ तक कि पांडे भी नहीं आया। अकेलेपन में बैठा बैठा ये बुक्स को पढ़ता, और कभी कभी पढ़ता पढ़ता उनको रो देता, उनके कैरेक्टर्स को पढ़कर। उन कैरेक्टर्स में एक माँ का कैरेक्टर था जिसको पढ़कर ये रोने लगा, क्योंकि गांव में इसको अपनी माँ याद आ गई थी। अपनी माँ को याद करने लगा और रोने लगा कि हर मुसीबत से बचाती है, माँ ऐसी ही होती है। तभी एक जादू सा हुआ उसके अकेलेपन में। ये बुक पढ़ते पढ़ते तभी अचानक इसके माँ बाप इससे मिलने के लिए लाइब्रेरी में आ गए। इसने देखा आधे में ही बुक ख़त्म की, उनसे मिला जाकर। बेटे को इस हालत में देखकर वो समझ गई कि बेटा परेशानी में जी रहा है। उसके सर पर हाथ फेरती हुई वह अपने हस्बैंड से बोली देख रहे हो बड़ा कैसे रह रहा है, कैसे कमज़ोर हो गया है, अब तो नौकरी ठीक से कर लो। फिर इसके बाद माँ बाप में बहस हो गई। पिताजी अपनी ईमानदारी की गा रहे थे। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद एंड में माँ बोलती है पिताजी को कि तुम तो पागल हो गए हो। फिर इसके बाद ये दोनों चले गए, और जाते जाते माँ ने 100 रुपये दिए, टेम्पो में बिठाया और रवाना कर दिया दोनों को। वापस लाइब्रेरी में आकर एक कविता पढ़ी और सोचने लगा शायद माँ सही कहती है, मेरा बाप पागल हो गया है, लेकिन मुझे अपना ये पागल बाप बहुत पसंद है।